डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नीट प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट और उसका भी पार्ट 1 वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ 10 पावर माइनस 15 मीटर टू 10 पावर माइनस 14 मीटर इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन, और शार्प पिन जो है वो किस रेंज में, इस रेंज में। तो साइज ऑफ एटम बताना है, तो एक तरीके से कंपेयर करना है जो न्यूक्लियस है और जो एटम है उसको अगर हमें फील करना है तो हमें पता है जो एटम होता है मोस्टली एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्केलिंग फैक्टर देखें, स्केलिंग फैक्टर देखो क्या है। अगर न्यूक्लियस का जो साइज़ है 10 पावर माइनस 15 मीटर है, इसको हम किधर तक ले जा रहे हैं 10 पावर माइनस 6। इसका मतलब 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 पावर 9 इस टाइम्स तक स्केल कर रहे हैं इसको। तो जो साइज़ ऑफ एटम होता है एक्चुअल में, अगर आपको याद हो फॉर्मूला साइज ऑफ एटम, तो रेडियस ऑफ एटम आप क्या लिखते हो, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें, ये एंगस्ट्रॉम रेंज का होता है, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर का। तो अगर हमें न्यूक्लियस को स्केल किया है तो एटम को भी स्केल करेंगे, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 9, ये आएगा 10 पावर माइनस 1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो एक तरह से अगर हमारे पास एक पिन है और इसका टिप न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एटम कितना बड़ा हो जाएगा 0.1 मीटर, इतने साइज का हो जाएगा एटम। तो अगर हमारे पास 0.1 मीटर की एक पिन है, उसका टिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस, और जो पूरी पिन की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एटम। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक चीज़ क्या होती है प्रिसीजन, एक चीज़ होती है एक्यूरेसी। दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं। दोनों टर्म्स मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं, मान लेते हैं कुछ 1.0, 1.1, 1.2, 0.9 ऐसे कुछ रीडिंग्स आई, और मान लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 1.3। तो एक्यूरेसी क्या होता है, जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो कितनी क्लोज हैं ट्रू वैल्यू से, क्लोजनेस। तो जितने ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हुई है। क्लोजनेस ऑफ रीडिंग टू ट्रू वैल्यू, ये मेजर है एक्यूरेसी का। प्रिसीजन का क्या मतलब है, जो हमारी रीडिंग्स आई हैं वो कितनी क्लोज, मतलब वो आपस में कितनी क्लोज है। जरूरी नहीं है कि ट्रू वैल्यू के क्लोज हो, आपस में कितनी क्लोज है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वैल्यूज़ आ रही है 1.12 लेट से, और दूसरी आ रही है 1.15, और एक मान लेते हैं 1.09। और एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 1.13, 1.25 और 1.05। तो यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं काफ़ी क्लोज हैं आपस में, और यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो स्प्रेड हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज मेजरमेंट। तो इसको समझने के लिए डार्ट्स जो गेम होती है उसका एग्जांपल लिया जाता है। डार्ट्स गेम में क्या रहता है, ऐसे कुछ सर्कल्स रहते हैं जहाँ पे हमें डार्ट्स फेंकने होते हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अगर समझना, मान ले जो हम डार्ट्स फेंक रहे हैं वो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमने डार्ट्स फेंके, मान लो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये स्प्रेड आउट है डार्ट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये रीडिंग्स प्रिसाइज नहीं है। लेकिन
मान लो जो भी आपने डार्ट्स फेंके वो ऐसे गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर हम सेंटर जो है इसको हम एक्यूरेसी से सोच पा रहे हैं, मतलब जितना सेंटर के क्लोज रीडिंग आई या डार्ट्स आई तो वो उतना एक्यूरेट है। तो अगर हम इन सेट ऑफ रीडिंग्स को देखें, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। जरूरी है कि प्रिसाइज रीडिंग एक्यूरेट भी हो। तो ये वाली जो रीडिंग है एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। और अगर मान लो आपने कोई मेजरमेंट्स की, एक रीडिंग ऐसे आई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, तो ये वाला जो सेट है ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं। और कुछ आपने और मेजरमेंट्स की और कुछ ऐसे आ गई, तो ये वाली जो सेट है रीडिंग्स का ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। तो जरूरी नहीं दोनों में रिलेशन हो या ना हो, दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट शुड बी मोस्ट एक्यूरेट। तो ये गलत बात है। मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट मे बी मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट विल नेसेसरीली बी। तो जहाँ जहाँ पे भी नेसेसरी है वो गलत है, या जहाँ जहाँ पे भी विल भी है तो मे भी करेक्ट ऑप्शन है। प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकती है जैसे कि इस केस में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cesium clock 1 second is the time in which cesium 133 atom vibrate। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो cesium एक स्टैंडर्ड है टाइम मेजरमेंट का, cesium क्लॉक जो है स्टैंडर्ड है टाइम मेजरमेंट का। तो इसको फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। टाइम मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है cesium क्लॉक, इसको एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट काउंट एरर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो सबसे पहले एरर्स के बारे में पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक होते हैं रैंडम एरर्स। जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं इनका कॉज हमें पता रहता है, रैंडम एरर्स का कॉज पता नहीं होता। कॉज इज नोन, कॉज इज नॉट नोन। तो अगर हमें कॉज पता है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ज़ीरो एरर होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर का कॉज ही नहीं पता तो रिमूव कैसे करेंगे? तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं मल्टीपल रीडिंग्स लेके, मल्टीपल रीडिंग्स लेके ढेर सारी रीडिंग लेते हैं, उससे मिनिमाइज़ हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखनी, सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं, उसका कॉज पता होता है। रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं ढेर सारी रीडिंग्स लेके। उसके बाद लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर होगा उसी को लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर को हम दोनों कैटेगरी में रखते हैं, सिस्टमैटिक भी रैंडम में। क्योंकि मान लो हमारे पास मीटर स्केल है तो यहाँ पे कुछ लीस्ट काउंट की वजह से एरर आएगा। और मान लो हमने अब स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया तो उसमें भी एरर आएगा, लेकिन वो कुछ रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कुछ कम हो चुका है मीटर स्केल के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कुछ कुछ तो हमारे कंट्रोल में इस एरर को रिमूव करना, अगर आप अच्छे प्रिसीजन का इंस्ट्रूमेंट लें। तो इसका मतलब ये सिस्टमैटिक भी है। और जो भी हम मेजरमेंट्स करते हैं उसमें ढेर सारी रीडिंग लेते हैं ताकि लीस्ट काउंट एरर की वजह से जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो इसका मतलब रैंडमनेस भी है थोड़ी सी। तो ये दोनों तरीके का एरर है। कंप्लीटली रिमूव भी नहीं कर सकते, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। तो ये दोनों लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बोथ द एरर्स। A student measures period of oscillation of a simple pendulum in successive measurements. The reading turn out to be this. A more accurate way to write the measurement. तो more accurate way क्या है? A mean या A true value plus minus delta A mean, जहाँ पर ये क्या है true value और ये क्या है mean absolute error। तो true value तो simply हम कैसे मानते हैं, इसकी mean value निकाल लो, mean value ही true value होगी। तो 1.98
सबका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा लगभग 2.012। और उसके बाद हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और उसका मीन निकालेंगे। तो डेल्टा ए मीन ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर प्लस सेकेंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, सबका निकाल के डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा 0.0644। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1। तो 2.0 प्लस माइनस 0.1, इसको राउंड ऑफ करेंगे थोड़ा सा, 0.1 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 6.372, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक क्यूब का साइड दिया हुआ है, मान लो ए की वैल्यू 6.372, टोटल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, 6 फेसेस हैं और सबका एरिया 6a²। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे a इंटू ए कर रहे हैं, तो a में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है जो, जैसे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में भी फाइनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 है, तो फाइनल आंसर में 3 राउंड ऑफ करके 3 होने चाहिए। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में आने चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब 6 इंटू ए स्क्वायर 6.372 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा मल्टीप्लाई करके 243.614304। लेकिन फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 4, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 243.6 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। जैसे मान लो अगर हमको इक्वेशन लिखें s इज इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे हाफ का फैक्टर हो रहा था, तो ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं। तो डायमेंशनली जो करेक्ट है वो एक्चुअल में मे बी करेक्ट। जो डायमेंशनली करेक्ट है उसके साथ दोनों पॉसिबिलिटी है, मे बी करेक्ट या मे नॉट बी करेक्ट। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जैसे इस इक्वेशन की हमने बात की, डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एक्चुअली करेक्ट नहीं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। हाँ, तो डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअली करेक्ट हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो अगर ये इक्वेशन लिख दें तो डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स विद many printing errors relates the moving mass m with rest mass for an object moving with speed v। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है n नॉट का और b का। तो यहाँ पे डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो ये जो b है इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर आनी चाहिए, c स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे टर्म को 1 में सब्ट्रैक्ट करना है, और 1 है डायमेंशन लेस। तो b बाय c स्क्वायर शुड बी डायमेंशन लेस। b बाई सी स्क्वायर शुड बी डायमेंशन लेस। तो b के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, LT -1 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर T -2, ये b के डायमेंशन हो गए। उसके बाद इस पूरे के डायमेंशन m के बराबर होने चाहिए। अब नीचे तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब n नॉट स्क्वायर के डायमेंशन m के बराबर, तो n नॉट के डायमेंशन के आगे m पावर हाफ,
तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो मान लेते हैं 6.67 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहले इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आ गई जी की, ये जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये बचेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और एम। तो मान लेते हैं नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी वैल्यू x है और जो यूनिट्स हम चूज़ कर रहे हैं वो अब कितनी है, लेंथ है 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर और इसका क्यूब, टाइम है 20 सेकेंड तो 20 सेकेंड का स्क्वायर और मास है 1/40 1/40 ऑफ kg और ये है सेकेंड स्क्वायर टाइम। तो यहाँ पे मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, kg और सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है सिंपली, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इज इक्वल टू 1000 और ये 40 ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे क्या बचेगा 400, 20 का स्क्वायर 400। तो नीचे आएगा 10 और 10 से कैंसिल और यहाँ पे क्या बचा x। तो नए सिस्टम में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से डिवाइड कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻30। ये नए सिस्टम में वैल्यू है x की, g की वैल्यू। थर्ड ऑप्शन, हमें क्या पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो dv को क्या लिख सकते हैं a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, ये होगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, तो स्पीड की कोई बात नहीं। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन स्पीड, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वन डायमेंशनल मोशन with constant speed in an interval may have non-zero acceleration in that interval। तो वन डायमेंशनल मोशन की बात की, अगर वन डायमेंशन में आपको कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो एक्सेलरेशन फिर ज़ीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट डिक्रीज। देखो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ये साइन कन्वेंशन होता है। मान लो एक पार्टिकल इधर चल रहा है, इनिशियल स्पीड इस तरफ है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है नेगेटिव, लेकिन टाइम के साथ स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मस्ट डिक्रीज जरूरी नहीं। ऐसे ही विद पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन स्पीड मस्ट इंक्रीज, ये भी गलत है। मान लो इनिशियल स्पीड इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है और इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो टाइम के साथ धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होगी। तो ये मस्ट वाला ऑप्शन गलत है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीड में इंक्रीज, जैसे इस केस में हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप्स बैकवर्ड एंड देन स्टे फॉर 2 सेकेंड and repeat the same process. Each step is 1 meter long and require 1 second. The time taken by drunkard to fall in a pit 10 meter away from the start. तो एक यहाँ से 10 मीटर स्टार्ट से दूर कोई पिट है और इधर से आदमी चल रहा है, तो वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है और 4 स्टेप्स बैकवर्ड लेता है और हर स्टेप में 1 मीटर चलता है और 1 सेकंड का टाइम लेता है। तो अगर हम ध्यान से सोच रहे हैं 5 स्टेप फॉरवर्ड गया 5 सेकंड लिए, 4 स्टेप्स बैकवर्ड आया लेकिन टाइम तो कंज्यूम किया कितना 9 सेकंड, और उसके बाद 2 सेकंड के लिए स्टे करेगा। तो इसका मतलब 11 सेकंड में वो सिर्फ 1 मीटर आगे डिस्प्लेस हुआ, 11 सेकंड में वो 1 मीटर आगे डिस्प्लेस हुआ।
सेम काम अगले 1 मीटर के लिए होगा, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। लेकिन जैसे फिफ्थ पे पहुंचेगा तो 5 स्टेप्स आगे चलेगा तो वो पिट में गिर जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ मीटर तक वो ये वाली पॉलिसी फॉलो करेगा, 5 आगे 4 पीछे। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 11 × 5 प्लस अगले 5 सेकंड में तो वो अंदर ही गिर जाएगा, वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो टोटल टाइम हो गया 60 सेकंड्स। 55 + 5 60। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो रिएक्शन टाइम टोटल टाइम होता है सब चीज़ों का, ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा और एक्ट करेगा। फोर्थ ऑप्शन। A person driving a car with a speed of 72 km/h observes a boy crossing the road at a distance of 100 meter from car. Driver apply the brakes and retard the car with a retardation of 5 meter per second square, just able to avoid the accident. The reaction time of driver is, तो ये कार है और ये बॉय है, दोनों में सेपरेशन 100 मीटर है। मान लेते हैं रिएक्शन टाइम कितना है, x। तो रिएक्शन टाइम x है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना कवर करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अभी ब्रेक नहीं लगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेकिंग इफेक्ट आएगा, ये कितना हो जाएगा 100 - 20x। तो अगर हम इस सिचुएशन के लिए, रिटार्डेशन वाली सिचुएशन के लिए इक्वेशन लगाएं, v² = u² + 2as। फाइनल स्पीड 0 करनी है, क्यों, क्योंकि जस्ट एबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट हो रहा है। और u² का u² 400 प्लस, तो एक्सेलरेशन है -5, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 - 20x = 0। तो यहाँ पे 400 कितना आ जाएगा, 10 × 100 - 20 ऑफ x। तो 10 40, 100 - 40 कितना हो गया, 60 = 20x। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है 3 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन। In any realistic condition, VT and AT graph can not have sharp kinks at some points. This implies that, देखो sharp kinks का क्या मतलब है, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम एब्रप्टली वेलोसिटी चेंज हुई। और ऐसे ही एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के साथ है, कुछ भी हो सकता है ग्राफ, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है और एकदम ऐसे एक्सेलेरेशन आ गया, इनको बोलते हैं किंक्स। तो रियलिटी में जो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एकदम एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते, कॉन्टीन्यूसली इनको चेंज करना है, स्मूथली चेंज करना है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैन नॉट चेंज एब्रप्टली एट एनी इंस्टेंट। चेंजेस हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टीन्यूस।